हेलो दोस्त, नमस्ते। आप कैसे हैं? ए लर्निंग विथ दुर्गेश कोचिंग में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियो लगातार देख भी रहे होंगे और आपके मेरे वीडियो पसंद में आ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास के साथ भी कर सकता हूं। ठीक है, बस शर्ते आप मेरे वीडियो को दिल लगाकर, मन लगाकर बस सुनते जाइए। अगर न इतिहास के प्रति आपको मैं प्रेम जगा दूं तो कहना, आप कमेंट जरूर करना। हाँ, अगर कुछ कमियां हो तो इसके लिए आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव का मुझे स्वागत है। ठीक है मित्र, तो देखिए, आइए बिना समय गवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इतिहास के संदर्भ में चर्चा किया कि मेरा इतिहास पढ़ाते समय कोई भी लिंक टूटेगा नहीं, जो कि अगर हम कहें समान अध्ययन के विषयों में सबसे अगर कोई विषय बड़ा है तो वो हिस्ट्री का विषय है। लेकिन इस हिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स विषय को मैं इतना सरलीकरण करके पढ़ा दूंगा कि आपके इतिहास के प्रति प्रेम जग जाएगा, निश्चित जग जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जीएस में अगर देखा जाए तो इतिहास अपने आप में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। यही कारण है कि इतिहास जैसे विषय सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? मदर सब्जेक्ट, सारे विषयों की जननी है। आप जरा मुझे बताइए, कोई ऐसा विषय उठाकर आप दिखा दीजिए, कोई ऐसा विषय उठा के दिखा दीजिए, बिना भूमिका बनाए आप किसी चीज़ को लिख नहीं सकते हो। और जब भूमिका बनानी होगी तो मुझे मदर सब्जेक्ट के पास जाना होगा। और मदर सब्जेक्ट कौन है? इतिहास है। ठीक है मित्र, तो आइए, जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि मैंने प्राचीन इतिहास के संदर्भ में देख लिया था। फिर अगला जो मेरा पॉइंट था वो था मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। और मध्यकालीन इतिहास को मैंने कई भागों में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने पूर्व मध्यकाल और उत्तरवर्ती मध्यकाल के रूप में बांटा था। पूर्व मध्यकाल को मैंने 2 भागों में बांटा था। पूर्व मध्यकाल को 2 भागों में बांटा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक त्रिकोणात्मक युद्ध और दूसरा सामंतवादी राजपूतों का काल था। फिर मैंने उसमें बताया था उत्तरवर्ती मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। ठीक है, और मुगल वंश को 2 भागों में मैंने बांटा था, एक प्रवर्ती मुगल वंश और एक उत्तरवर्ती मुगल वंश, और उसको मैंने डेट सहित लिखवाया था। और फिर मैंने पूर्व मध्यकाल में त्रिकोणात्मक युद्ध और सामंतवादी राजपूतों के कालों के बारे में चर्चा संक्षेप में किया था। तो पिछला वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। तो आज उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मोहम्मद गोरी का भारत में क्या हो चुका था? मोहम्मद गोरी का भारत में एंट्री हो चुका था और उत्तर भारत में वो अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु जाटों के द्वारा 1206 में होती है मित्र, तो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। तो आइए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह उत्तरवर्ती मुगल वंश के बारे में उत्तरवर्ती मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरवर्ती मध्यकालीन इतिहास और उत्तरवर्ती मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे? दिल्ली सल्तनत की। किसकी चर्चा करेंगे? दिल्ली सल्तनत की। क्लियर? तो दिल्ली सल्तनत के समय आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत था क्या। तो इस चीज़ को हम मिटा देंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में देख लेते हैं मित्र, तेजी से बढ़ते हैं। समझ में आ तो रहा होगा मित्र, ऐसा तो मेरा विश्वास है। बाकी आप किस तरीके से पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत पूर्व मध्यकाल हो गया था। पूर्व मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास में पूर्व मध्यकाल के बारे में हमने पढ़ चुका था। तो अब जो मध्यकाल का दूसरा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? उत्तरवर्ती मध्यकाल। और उत्तरवर्ती मध्यकाल में मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पार्ट हैं। एक मैंने बताया था मुगल वंश और दूसरा मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत। पिछला वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा। दिल्ली सल्तनत। तो आइए, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने डाला था? तो आपको पता होगा, मोहम्मद गोरी ने। किसको परास्त करके? राजपूत के 2 महत्वपूर्ण वंशों के शासकों को। वो शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल वंश का शासक जयचंद्र। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मुगल वंश, तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था बताइए? 1206 से लेकर
1526 का जो टाइम पीरियड था मित्र, वो दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। अब इस दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण कुल कितने वंश हैं, ये पूछा जाता है। संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा। दिल्ली सल्तनत में कुल जो महत्वपूर्ण वंश थे मित्र, वो 5 वंश थे। कितने वंश थे? 5 वंश। तो क्रमशः आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन वंश है। तो पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश जो था वो खिलजी था, खिलजी वंश। तीसरा जो था वो तुगलक वंश था, तुगलक। और चौथा जो था मित्र वो सैयद वंश था। और 5वां जो था, वह अंतिम जो था, वह था लोदी वंश। यहाँ से अक्सर इतिहास में इन वंशों से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी ज़्यादातर रुचि इन्हीं में होती है, न कि पूर्व मध्यकाल इतिहास। 400 वर्षों के इतिहास में जो शुरू में है त्रिकोणात्मक युद्ध राजपूतों में, उसमें कोई इंटरेस्ट कोई विशेष नहीं लेता है। लेकिन जो ये दिल्ली सल्तनत वाला है, इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को कितने वंशों में? 5 वंशों में बांटा गया है। अब इसको भी याद कर लीजिए कि गुलाम वंश कब से कब तक था, बताइए। गुलाम वंश की अगर हम बात कर ले मित्र, तो ये लगभग 1206 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर ये जो था लगभग कितने था, 1288-89 के आसपास था, 90 मान लेते हैं मोटी मोटा, 1290 तक ये था। और खिलजी वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो प्रारंभ हो जाता है, वह आपका हो जाता है यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 तक। और तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 ईस्वी से लेकर कब तक? 1414 तक। और सैयद वंश मित्र 1414 ईस्वी से लेकर कब तक? 1451 ईस्वी तक, ठीक। और लोदी वंश कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1526, ठीक। ये डेट आपको मुझमानी याद भी होना चाहिए, जैसे मुझे याद है, ठीक है। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, बल्कि हमसे ज़्यादा याद होना चाहिए। अब देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद देख लेते हैं खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, और सैयद वंश जो होता है वो 1414 से लेकर 1451, और लोदी वंश जो होता है 1451 से लेकर 1526। इसका मतलब ये कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर हम इब्राहिम लोदी तक की चर्चा करते हैं। जी हाँ, और यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, जैसे कि गुलाम वंश की अगर आप बात कर लेते हैं मित्र, तो जरा आप गुलाम वंश के बारे में क्या जानते हैं? तो पहली चीज़, आप किसी भी चीज़ को रटना है तो पहले गुलाम वंश के इम्पोर्टेंट शासक कौन कौन से हैं, खिलजी वंश के शासक कौन कौन से हैं, तुगलक वंश के इम्पोर्टेंट शासक कौन कौन से हैं, सैयद वंश में कौन कौन से शासक हैं, और लोदी वंश में कौन कौन से शासक हैं। इन सारे शासकों का नाम आपको याद करना होगा, ठीक है। सारे शासकों का नाम याद करना होगा, और उन शासकों का पूरा नाम याद करने का से तात्पर्य क्या है कि अगर आप शासकों का नाम याद करेंगे तो कभी कभी शासकों का नाम देकर उसका क्रम पूछता है कि निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइए। जी हाँ, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता होगा कि अगर ये शासक हैं तो इनके समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था या विदेश में कैसी गतिविधियां चल रही थी,
उस समय भारत का शासक कौन था? उत्तर भारत में दिल्ली की जिस समय गद्दी पर कोई महत्वपूर्ण शासक बैठा हुआ था, तो उस समय दक्षिण भारत या विदेशों में कैसी स्थिति चल रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें अगर आप देखें गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हैं, तो लिखवाने में टाइम लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, डिटेल में जिस समय पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक करके वहाँ पर पूरे डिटेल से लिखेंगे, लेकिन सुन लीजिए, ऐसा ना सोचिए कि सर भाग रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। गुलाम वंश में अगर शासक देते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है और आराम शाह आता है, कुछ समय के लिए आराम शाह आता है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना आती है, और रजिया सुल्ताना के बाद अगर देखेंगे आप तो अलाउद्दीन महसूद शाह आता है, फिर बहराम शाह आता है, बहराम शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद शाह आता है, और नासरुद्दीन महमूद शाह के बाद कौन आता है? बलबन आता है, और बलबन के बाद कैकोबाद आता है, और कैकोबाद के बाद क्यूमर्स आता है। तो कैकोबाद और क्यूमर्स मिलकर सिर्फ 3 वर्ष शासन किए थे। बलबन 1266। अब शासन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था? 1206 से 1210 था। आराम शाह 1210 तक ही रहता है लगभग। फिर इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236। रजिया सुल्ताना 4 साल के लिए आती हैं। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह 2 साल के लिए आता है, ठीक है, यानी कि 42 रहता है। फिर जो बहराम शाह रहता है, बहराम शाह जो होता है वो 42 से 46 तक आता है। बहराम शाह के बाद जो नासरुद्दीन महमूद शाह आता है वो 46 से लेकर 66 तक आता है, और 66 से लेकर 87 तक जो शासक रहता है गुलाम वंश का वो बलबन रहता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इसमें जो गुलाम वंश में महत्वपूर्ण शासक हैं वो मुख्य रूप से कुछ हैं, जैसे कुछ का मतलब वैसे तो 3 ही शासक हैं, 4 रजिया सुल्तानों को भी ले लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और बलबन। इन्हीं 4 शासकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गुलाम वंश से। जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाया? ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा छोड़िए, किसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था? टंका और जित्तल सिक्का किसने जारी किया था? एकता प्रथा किसने लागू किया था? ठीक है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस तरीके के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध सुने होंगे। तराइन का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में होता है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से गुलाम वंश से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। के लिए शासक का नाम तो आपने सुन लिया। अब देख लेते हैं मित्र खिलजी वंश। खिलजी वंश गुलाम वंश में अगर बात करें तो गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक अगर नाम आता है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? अभी मैं इसको मैप के द्वारा सब बताऊंगा, भागिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को मिस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से पहले सुनते जाइए। यहाँ पे आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की नींव किसने डालता है? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। बाद के 2 शासक आते हैं जैसे मुबारक शाह और खुसरो शाह। तो अंतिम शासक खुसरो शाह था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ना तो मुबारक शाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, एकाध बार कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिस समय डिटेल से पढ़ाएंगे उस समय उसमें जिक्र करेंगे। आप कह रहे हैं कि सर डिटेल बार बार चर्चा क्यों करें? क्योंकि भाई डिटेल का मतलब ही डिटेल ही होता है। अभी आप सिर्फ सुनते चलो इतनी चीज़ें। तो खुसरो शाह लास्ट शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी न केवल खिलजी वंश का ही महत्वपूर्ण शासक था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कैसे था? अभी इसको भारत के मैप के ही माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, जो बताने लायक है थोड़ा से वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्यकाल था इसका, यानी कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1526 तक के बीच में अगर किसी का सबसे लंबा कार्यकाल था तो वो तुगलक वंश का था। नींव किसने डाला था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था। हाँ, इस वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक की चर्चा होती है।
MBT की और FST की, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अभियानों से, इसकी नीतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सांकेतिक मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, त्योहारों में भाग लेने वाला शासक, इस तरीके के पूछे जाते हैं। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक MBT था। लोक कल्याणकारी निरंकुश अकबर किसे कहा जाता है, तो FST था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, FST था। दीवाने बंद गान स्थापित करने वाला कौन था, FST था। ठीक है, अभी हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, स्टोरी और कॉन्सेप्ट पे कम देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रश्नों पर कम, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वही आपका व्यक्तित्व बनेगा। ठीक, पढ़ाई का तो सार हुआ है। ठीक है, हाँ, इतनी चीज़ जानते रहिए। इसके बाद देखिए आता कौन है, यहाँ पर देख लेते हैं। तुगलक आपने देख लिया। देखिए तुगलक वंश में मित्र मैं बता दूँ 3 ही महत्वपूर्ण शासक थे। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, भागिएगा मत। एक गयासुद्दीन तुगलक इंपॉर्टेंट शासक था, जो 1320 से 1325 तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में जितना इम्पॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का भी है, उतना इम्पॉर्टेंट MBT का। लेकिन भारतीय इतिहास के रूप में देखेंगे तो दक्षिण भारत के संदर्भ में, पर्सनल रूप में नहीं। MBT पर्सनल रूप में उतना ज़्यादा महान नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भारत के इतिहास में पर्सनल रूप से ज़्यादा प्रासंगिक है MBT की अपेक्षा। लेकिन भारतीय के इतिहास की दृष्टि से प्रासंगिक MBT का शासनकाल था। कैसे था, अभी उसके भी बारे में चर्चा कर देंगे। तो 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। फिर उसके बाद 1351 से लेकर 1300 लगभग 89 तक किसका था, फिरोज शाह तुगलक था। 88 तक फिरोज शाह तुगलक का था। बात समझ में आ रही। इसके बाद बहुत छोटे मोटे शासक आते हैं, बहुत छोटे मोटे शासक आते हैं। छोटे मोटे का मतलब जैसे कि आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में शासक नुसरत शाह आता है। फिर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है। देखिए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का नाम एक आपने देखा था गुलाम वंश में भी था, नासरुद्दीन महमूद, और यहाँ नासरुद्दीन महमूद शाह है FST में। ठीक है, तो थोड़ा शासकों का भी ध्यान रखिएगा। नासरुद्दीन महमूद शाह यहाँ पे नाम है। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी इसी का शासक रहता है। अलाउद्दीन महसूद शाह तुगलक वंश का रहता है। और तुगलक वंश के 1300 यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि जो तैमूर लंका आक्रमण होता है 1398 में होता है। उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था। और जिस समय तैमूर लंका भारत में आक्रमण होता है, उसी समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व बहुत खतरे में ही पड़ जाता है। कैसे पड़ेगा वो भी अभी मैं मैप के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सैयद। सैयद में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, तो खिज्र खान ने किया था 1414 में। लेकिन खिज्र खान सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, और ये तैमूर लंग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो खिज्र खान थे यहाँ पे। फिर उसके बाद मुबारक आते हैं। ठीक है, सैयद में छोटे मोटे यहाँ पे भी शासक होते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित शासक नहीं है। इतिहास के पन्नों में इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। लेकिन हाँ, सैयद वंश के पतन होने के बाद लोधी वंश में जो शासक आते हैं, इनका इतिहास के पन्नों में काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो लोधी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1489 तक था। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था दिल्ली सल्तनत में, तो बहलोल लोधी का। और किस वंश का लंबा कार्यकाल था, तो तुगलक वंश का। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। 89 से लेकर 1489 से लेकर 1516 तक सिकंदर लोधी रहता है। और 1516 के बाद से लेकर 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत का
अंतिम शासक, वह लोदी वंश का अंतिम शासक कोई होता है तो वह कौन होता है? तो वह होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो ये आपको मैंने संक्षेप में बताया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी। क्या बात है, आसानी से पूरे शासकों का नाम मैंने बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी बताते गए। लेकिन मित्र सबसे बड़ी चीज़ है थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के रूप में इसको समझना। तो आइए हम दिल्ली सल्तनत के समय जो ये पांचों वंश है, इन वंशों में कहाँ कहाँ मोड़ आया है भारत में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और जरूरी भी है, जरूरी भी है। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 10-12 वीडियो में पूरे इतिहास में आपकी निगाहों को डाल देना और अंदर सोच विकसित कर देना और इतिहास के प्रति प्रेम जगा देना, ठीक है। जिससे आप उठते थे इतने वीडियो देखने के बाद, यकीन मानिए ध्यानपूर्वक अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देख लिए ये 10-12, ना आपको इतिहास के प्रति प्रेम हो जाए तो कहिएगा। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, हाँ इतना जरूर है मैं समान अध्ययन विषय का टीचर हूँ। समान अध्ययन विषय का मैं टीचर हूँ और ये मैं कहीं भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के समय, भारत के मैप से समझेंगे, सारी बातें आपने समझा, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम उठाएंगे और उस समय भारत में क्या सिचुएशन चल रहा था उसके संदर्भ में देख लेते हैं। और बहुत जरूरी ये भी है मित्र, ठीक है। आइए, तो आपको ये याद होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन की चिंता मत करिए, क्वेश्चन तथ्यों की चिंता मत करिए, हम हैं तो गम मत करिएगा। क्वेश्चनों की भरमार रख देंगे आपके सामने, विश्वास करिए, पहले आप समझ लीजिए। आइए, मन लगा के पढ़िए मित्र। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के समय सिचुएशन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय सिचुएशन, तो आपने क्या देखा? आपने यही देखा ना भाई, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करेंगे तो ये 1206 से लेकर कब तक था? 1526। इस समय भारत की सिचुएशन के बारे में देख लेते हैं मित्र। रफली फिगर है, नीचे चला जा रहा है मित्र, थोड़ा से ऊपर वाला मिटा दे, कोई दिक्कत, ये तो आप नोट कर लीजिए, जगह कम है नीचे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है मित्र। अब दिल्ली सल्तनत के समय, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, यही चीज़ आपको समझना है, यही चीज़ आपको समझना है। और बढ़िया से मन लगा कर इस चीज़ को सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे इसका मतलब है कि इतिहास में पढ़ने में आपकी रुचि लग जाएगी। ठीक है मित्र।
पढ़ क्या रहे हो आप? भारत का इतिहास पढ़ क्या रहे हो? भारत का इतिहास। इसलिए जब तक भारत के मैप पर चीज़ें दर्शाई नहीं जाए तब तक मज़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, एक हिंट आपको बस मिलेगा यहाँ पर। देखिए दिल्ली, अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत पे ये 5 वंशों के बारे में आपने देखा था। तो एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ये विंध्य पर्वत के नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिण भारत, और ये ऊपर वाला भाग उत्तर भारत। तो विंध्य पर्वत नर्मदा नदी अलग करती है। तो यहाँ पर हम आपको ये बता देंगे कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर कब्जा किया था और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, तो ज़्यादातर अगर हम देखें पूरा गुलाम वंश, जी हाँ, गुलाम वंश का कोई भी शासक दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। जितने भी गुलाम वंश के शासक थे वो ज़्यादातर अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में ही करने में लगे हुए थे। यहाँ तक खिलजी वंश का भी कोई शासक दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। हाँ सॉरी, मिस हो गया। खिलजी वंश का शासक, खिलजी वंश के समय एक शासक आता है जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी रहता है, उसका भतीजा हुआ दामाद, ठीक है, उसका दामाद भी रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर अटैक करता है दक्षिण भारत में, वही प्रवेश करता है। बाकी इसके पहले लोग उत्तर भारत में साम्राज्य के विस्तार करने में लगे हुए थे। इसका मतलब ये कि 1206 से लेकर लगभग देखेंगे तो 1290 तक दिल्ली में उत्तर भारत का कोई भी मुस्लिम शासक दक्षिण भारत में नहीं आया हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं आया हुआ था, कोई नहीं आया हुआ था, ठीक। आया कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब जरा हम समझ लेते हैं एक चीज, आप जरा समझ लीजिए, जिस समय, इसको भी आप जानते रहिए, जिस समय गुलाम वंश की यहाँ पे नींव पड़ती है ना मित्र, पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे था क्या सिचुएशन। जिस समय गुलाम वंश की यहाँ पे नींव पड़ी थी, लगभग हम मान लेते हैं कि 1206 में, तो इस समय मंगोलों का भी आक्रमण होना उत्तर भारत में प्रारंभ हो गया था। मंगोलों का आक्रमण, अरे वही चंगेज खां जहाँ का रहने वाला था, ठीक है, और इल्तुतमिश के समय पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। तो इधर मंगोल का आक्रमण होना चालू हो गया था। और बंगाल में इस समय मित्र यहाँ पर सेन वंश रहा करते थे, सेन वंश। पाल वंश खत्म हो गए थे, लगभग यहाँ पे सेन वंश आ चुके थे। और यहाँ की बात करें तो ये पूरा बेल्ट, ये एक तरीके से राजपूत यहाँ पर बने हुए थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें मित्र, तो यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य खत्म हो गए थे, यहाँ पर यादव वंश आ चुके थे, यहाँ पे होयसल आ चुके थे, और यहाँ पे काककी वगैरह आ चुके थे। और ये पल्लव खत्म हो गए। पल्लवों को किसने खत्म किया? चोलों ने खत्म कर दिया था। और जो कल्याणी की चालुक्य उनको किसने खत्म किया? ये यादव, ये सब उनके सामंती थे। तो ये समय ये सब यहाँ में थे, और यहाँ पे पांड्य थे, यानी कि पांड्य भी उभर के आ गए, लेकिन चोलों का अस्तित्व नहीं था। चोलों का अस्तित्व 1289 में खत्म हो जाता है। चोल भी बने रहते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में नहीं बने रहते हैं जितने ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन 11वीं शताब्दी में थे। जैसे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, परांतक, ये सब थे उतने स्ट्रांग। और ये वो समय था, किसका समय था? जिस समय महमूद गजनवी भारत में प्रवेश कर रहा था, उस समय चोल थे। इस समय चोल खत्म हो चुके थे, क्लियर। इस समय दक्षिण भारत में यह सिचुएशन हो रहा था, और इधर उत्तर भारत में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो हुआ क्या कि 1206 के बाद अगर देखेंगे तो 1296 में, जी हाँ 1296 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी जिस समय गद्दी पर बैठता है, तो उसने न केवल मंगोलों से अपनी सुरक्षा किया, बल्कि उसने जो ये राजपूत वाला बेल्ट है, इस राजपूत से लेकर ये बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। केवल इतना ही नहीं, उसका एक प्रमुख सेनापति था मालिक काफूर, उसने क्या किया था, इस यादव वंश और काककी, होयसल और पांड सब पर विजय प्राप्त कर लिया था।
सब पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी ने सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीति इतनी ज़बरदस्त थी क्योंकि उसकी आर्थिक नीति भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और जहाँ पर आर्थिक नीति और प्रशासनिक नीति ज़बरदस्त हो तो वहाँ समाज में यूनिटी बनी रहती है और साम्राज्य का विस्तार भी होता है और वहाँ का राजकोष भी बढ़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये पूरे लोगों को परास्त कर दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दक्षिण भारत में इस्लाम का यहाँ पर प्रवेश होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय इस्लाम धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी भी जाकर लगभग 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में अस्थायी रूप से विलय करना इतना आसान नहीं था, नियंत्रण करना। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने भी शासक आते हैं वो गौड़ आते हैं। फिर इसके बाद होता क्या है, तुगलक वंश का एक इम्पॉर्टेंट शासक रहता है मित्र, उसको भी जरा समझ लीजिए। तुगलक वंश आपको मैं इसलिए MBT के बारे में बता रहा हूँ कि ये तो चीज़ समझ में आ गई। एक शासक रहता है दिल्ली सल्तनत में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी रहता है, वो रहता है MBT। जी हाँ, MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसका टाइम पीरियड जो था वो 1325 से लेकर कितना 1351 ईस्वी तक था ये। तो MBT के समय क्या हुआ? MBT के समय क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में इसने तो साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया था। हाँ, एक चीज तो जरूर हुई थी इसके शासनकाल में, इसकी नीतियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ध्यान लें, करना बहुत अच्छे विवेक होने के बाद, अच्छे कर्मयोगी के बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो जाती हैं। तो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए उसकी नीतियां जो थी वो सब फेल हो गई। और इसी दौरान इसका शासनकाल के समय मैं आपको बताऊं, कृष्णा नदी एक है, इस कृष्णा नदी के इस पार और कृष्णा नदी के इस पार दो महान साम्राज्य का उदय होता है। और वो दो महान साम्राज्य कौन होते हैं? एक महान साम्राज्य का उदय होता है 1347 में मित्र, और ये नाम रहता है इसका बहमनी साम्राज्य। और जो यहाँ पर कर्नाटक में कृष्णा नदी के इस पार रहता है, इस साम्राज्य का नाम होता है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। ये दो महान साम्राज्यों का उदय होता है। यहाँ पे हिंदू शासक राज करते हैं विजयनगर में, और ये बहमनी साम्राज्य में जो शासन करते हैं यहाँ पर मुस्लिम शासन करते हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि अब MBT के समय जो बहमनी थे, भले ही दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थे, इनका अपना अलग अस्तित्व था, दिल्ली सल्तनत का कि अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन एक चीज जरूर था कि अब इस्लाम धर्म कहाँ आ गया? दक्षिण भारत में MBT के समय प्रचार प्रसार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय साम्राज्य विस्तार तो जरूर हुआ था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन धर्म का विस्तार नहीं हुआ था। MBT के समय साम्राज्य विस्तार दिल्ली सल्तनत तक, उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य को उदय होने के नाते इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे भी होने लगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये दो महान शक्तियों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का जो उदय हुआ मित्र, वो 1336 में हरियर और बुक्का के नाम से हुआ था, और बहमनी साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो हसन गंगू ने डाली थी। ठीक, किसके समय? MBT। डेट देख लीजिए, 1347 और 1336, और MBT का समय 1325 से लेकर 1351। तो ये दोनों डेट किसके समय के हैं? MBT के समय के बीच में ही आएंगे ना। तो इसका मतलब अब ये दो महान शक्तियों का उदय होता है मित्र ना, ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये कई वर्षों तक युद्ध लड़े।
1565 का एक निर्णायक युद्ध होता है जिसका नाम होता है तालीकोटा का युद्ध। 1565, यानी कि लगभग इनका भी दक्षिण भारत में युद्ध अगर देखेंगे तो मोटी मोटा अगर पकड़ लेंगे तो 200 वर्षों तक इनमें युद्ध होता रहा। जिस तरीके से उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर पाल और प्रतिहारों के बीच में हो रहा था, उपजाऊ क्षेत्र था ना, उसी तरीके से कृष्णा नदी, यहाँ पे एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा की नदी के बीच में रायचूर का मैदान पड़ता था जो काफ़ी उपजाऊ था, और बहमनी उस पर कब्जा करना चाहते थे और विजयनगर अपना कब्जा करना चाहते थे। तो उस रायचूर दो आब को लेकर ठीक उसी तरीके से युद्ध होता था जिस तरीके से त्रिकोणात्मक युद्ध में प्रतिहार और पालों के बीच होता था। समझाने के लिए भाई, एक तीर से दो निशाने करोगे ना, तभी इतिहास के ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ में आया? तो एमबीटी के समय दक्षिण भारत में दो शक्तियों का उदय होता है और ये दो शक्तियों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चलता रहता है, और इस समय उत्तर भारत में कोई भी शासक यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है। अब जरा सोचिए, 1565 में तो इनका निर्णायक युद्ध ही होता है। निर्णायक युद्ध का मतलब मित्र यहाँ पे ये है कि बहमनी साम्राज्य विजयनगर पर हावी हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से क्या कर देता है? ध्वस्त कर देता है। पूरी तरीके से क्या करता है? ध्वस्त कर देता है। यानी कि फिर विजयनगर कभी उठता नहीं है और बहमनी साम्राज्य लोग अपने क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाते चले। अब आप देखेंगे जो ये टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड जो 1565 का ना है, इसी समय धीरे धीरे यहाँ पर पुर्तगाली अपना साम्राज्य का दक्षिण में भी विस्तार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे और उधर यूरोपीय शक्तियाँ पे भी यहाँ पर आ रही थी। और इस समय जो केंद्र बिंदु में जो सत्ता आ गई यहाँ पर, तो दिल्ली सल्तनत तो 1526 में ही समाप्त हो गया ना। तो 1565 में कौन था? अकबर था। अकबर भी इस समय दक्षिण भारत में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाया था। आप कहिए कि अकबर ने दक्षिण भारत को किसी साम्राज्य का विस्तार किया था? नहीं कर पाया था। कारण यह था कि बहमनी साम्राज्य इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो मिलाया किसने? मिलाया शाहजहां के समय, जब ये धीरे धीरे कमज़ोर होना प्रारंभ हो गए, जहांगीर के समय, और फिर अंतिम रूप से औरंगजेब मिलाता है। लेकिन औरंगजेब कब मिलाता है बहमनी साम्राज्य को? जब विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व खत्म होने वाला होता है और मराठा भी समाप्त हो जाता है, यानी कि शिवाजी की मृत्यु होने के बाद। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो शिवाजी की मृत्यु जो होती है मित्र, वो 1680 में होती है और 1686 और 87 में औरंगजेब गोलकुंडा और बीजापुर को पूरी तरीके से विलय करता है, क्योंकि कोई मराठा शक्ति में ऐसा शक्तिशाली शासक था ही नहीं जो मुगलों का सामना कर सके। तो इस तरीके से आप कंटेक्ट करके पढ़ोगे तब पढ़ने में मजा आएगा। आ रहा है ना मजा? निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा। ठीक है मित्र, तो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे? एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि एमबीटी के समय ये बहमनी और विजयनगर का क्या पड़ गया था? नींव पड़ चुकी थी। इतनी बात तो समझ में आई? इतनी बात तो समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद क्या होता है? एक डेट दिल्ली सल्तनत का और इम्पोर्टेंट है, और वो डेट कौन सा इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में? एक अलाउद्दीन खिलजी को याद करिएगा, एक गुलाम वंश में जो इसके पहले बताया वो, और एक एमबीटी वाला याद करिएगा। एक समय था मित्र 1398 में, 1398 के ही आसपास तैमूर लंग का यहाँ पर आक्रमण होता है, और इस समय यहाँ पर कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो तैमूर लंग का सामना कर सके। ठीक, अब मैं बताऊं, जिस समय यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है ना मित्र, तैमूर लंग का जिस समय यहाँ पर आक्रमण होता है, उस समय ये जो उत्तर भारत की शक्तियाँ थी दिल्ली सल्तनत की, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और इसके कमज़ोर होने के बाद जो क्षेत्र थे, जैसे गुजरात का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, और ये राजपूतों का क्षेत्र है, जो अब तक एफएसटी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश केंद्रीकृत बनाए हुए थे, अब ये सारे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ये अपने आप को स्वतंत्र कर ली। ठीक,
लेकिन बाद में कौन आता है? लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी। वो हद तक जो ये अपने आप को स्वतंत्र किए थे, इनको आप केंद्रित करने का पूरा प्रयास किया था, किसी पर आक्रमण करके, तो किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके, तो किसी से मित्रता का संबंध स्थापित करके। बहलोल लोधी ने इसको हद तक प्रयास किया था, लेकिन सिकंदर लोधी इसमें ज़्यादा कामयाब हो चुका था। सिकंदर लोधी ज़्यादा कामयाब हो चुका था केंद्रीकृत व्यवस्था में। लेकिन इब्राहिम लोधी के आते आते भी ये क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने आप को फिर धीरे धीरे क्या करना चालू कर दी? स्वतंत्र करना चालू कर दी। यही कारण था कि बाबर ने इसका क्या किया था? फायदा उठाया था और इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त करके मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक मित्र, इतनी बात तो समझ में आ गई। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। जब जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगा तब तब विदेशी शक्तियाँ यहाँ पर आएंगी और लोगों को परास्त करेंगी और गुलाम बनाएंगी और यहाँ के लोगों को दरिद्रता का शिकार बनाएगी। पूरा इतिहास उठा के देख लो। तो बाबर ने भी तो किसके साथ किया? इब्राहिम लोधी के साथ किया, फिर राणा सांगा के साथ किया। तो इस तरीके का इतिहास ये था। तो बाबर से लेकर देखेंगे अकबर तक उत्तर भारत के साम्राज्य विस्तार करने में ही अपनी शक्तियां पूरा लगा दिए थे। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए, क्योंकि इधर लोग भी क्या हो रहे थे? मजबूत हो रहे थे, और इधर यूरोपीय शक्तियां भी धीरे धीरे आ रही थी। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, और वो कौन सा पार्ट होगा? वो पार्ट होगा उत्तरवर्ती मध्यकालीन इतिहास का मुगल वंश का पार्ट होगा। ठीक है, मुगल वंश का पार्ट होगा। और फिर हम वहाँ से कहाँ प्रवेश करेंगे? आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है मित्र, इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।